गुड मॉर्निंग क्लास 7। शुरू करते हैं हमारा चैप्टर हिस्ट्री का। चैप्टर 2 है। उससे पहले जो हमने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था उस पर एक बार रिकॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे मोस्टली आज कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे? चोला। ये जो चोला थे उनके बारे में, जो साउथ इंडिया में मेनली जो थे, ये साउथ इंडिया में इनका रूलिंग एरिया था, तो इनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं ताकि ईजी हो जाए। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मोहम्मद गौरी, और हमने इसके बारे में दो थे, मोहम्मद गौरी और महमूद गजनी, ये दो थे और दोनों ही एक जैसे थे। जहाँ पे हमने देखा कि मोहम्मद गौरी और महमूद ऑफ गजनी, ये जो दोनों थे, दोनों ही इंडिया में आए थे। दोनों ने इंडिया को बहुत बार इंडिया को लूट लिया, रेड किया। 17 टाइम्स बोलता था मोहम्मद गौरी ने, तो 17 टाइम्स इन्वेड किया था इंडिया को। और मोस्टली दे इन्वेडेड वेल्दी प्लेसेस फर्स्ट, जहाँ पे वो उनको पैसे और गोल्ड मिल सके। जैसे मोस्टली उन्होंने टेम्पल्स एरिया को ही उन्होंने टारगेट बनाया था। तो मोहम्मद गजनी ने भी वैसे ही किया। यहाँ से इंडिया में जितनी बार वो इन्वेड किए, यहाँ पे घुसपैठ किया। उनका जो मेन इन्वेड करने का कारण था टू कलेक्ट द वेल्थ फ्रॉम इंडिया। और ये दोनों ही नहीं चाहता कि वो इंडिया को जो है इंडिया में रूल करे, क्योंकि इन दोनों का खुद का अपना खुद का अम्पायर जो था उनके खुद के देश में था, इसीलिए। तो इसी तरह से जब ये वापस गए, लेकिन कहा जाता है कि महमूद ऑफ गजनी यहाँ पे जो है इनकी जो है मोहम्मद गौरी और महमूद ऑफ गजनी, तो इस तरह से उनको कोई मतलब नहीं था, वो इंडिया में रूल करना नहीं चाह रहे थे। लेकिन पृथ्वीराज चौहान, जो उनकी चौहान डायनेस्टीज में इनकी जो थी, दे हैव फॉट, लड़ाई हुई थी महमूद ऑफ गौरी की, जो है मोहम्मद गौरी की लड़ाई हुई थी। तो सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान जो थे, कहा कि ही वॉज वेरी गुड मिलिट्री अचीवमेंट। उनको मिलिट्री मतलब युद्ध भूमि में जितनी सारी जो फाइटिंग की जो स्किल होती है, फाइटिंग स्किल, उनको बहुत ज़्यादा आता था, बहुत ज़्यादा वो स्किल पर्सन थे। मिलिट्री अचीवमेंट बहुत ज़्यादा था, उनको नॉलेज थी इस बीच में इंक्लूडेड। तो इसी तरह अचीवमेंट में इंक्लूड ब्रिंगिंग महोबा बुंदेलखंड गुजरात। तो ये कारण उन्होंने इस सभी एरिया को उन्होंने अपने अंदर में रखा था, इन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने। और इस तरह से उन्होंने चाहमाना डायनेस्टी का शुरुआत किया था। दैट वाज चौहान डायनेस्टी, पृथ्वीराज चौहान। और इसके बारे में उनकी एक बुक लिखी गई थी, पृथ्वीराज रासो, और लिखा किसने था? चंद बरदई। ही वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ हिम ऑल्सो, अ पोएट ऑल्सो, एंड अ मिलिट्री एडवाइज़र। जैसे इस तरह से ही इज़ वन एंड ऑल। तो इनके बहुत अच्छे मित्र भी थे चंद्र बरदई, और इन्होंने ही लिखा था एज उनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी एज अ पृथ्वीराज रासो। तो कहा गया कि पृथ्वीराज चौहान जो थे, उनकी जो 2 बार लड़ाई हुई थी, किसके साथ? मोहम्मद गौरी के साथ 2 लड़ाई हुई थी। दैट वाज द बैटल ऑफ तरेन में। पहली बैटल में पृथ्वीराज ने गौरी को हरा दिया था, और गौरी को लास्ट में उसको छोड़ दिया गया, तो वो गौरी चला गया। लेकिन दूसरी जब लड़ाई हुई थी पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में, तो दूसरी बार में पृथ्वीराज मारे गए थे। पृथ्वीराज को वो घायल हो चुके थे, और उसके बाद उनको बंदी बनाने के बाद ये सेकेंड वॉर में पृथ्वीराज मारे गए। तो इसी तरह से जब ये मोहम्मद गौरी, उन्होंने यहाँ पे उसका पूरा एरिया जो था उन्होंने कब्जा कर लिया। लेकिन इन्होंने जब शुरू की, क्योंकि कहाँ से आए थे मोहम्मद गौरी? टर्की से आए थे, लेकिन इनको कोई इच्छा नहीं थी, इनको कोई भी उनको ये इस तरह से लगाव नहीं था कि वो इंडिया में आकर रूल करे, इंडिया में अपना अम्पायर खड़ा करे। तो इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने इन्वेड किया इतना बड़ा एरिया, तो इन्होंने जाते वक्त, जब वो यहाँ से जा रहे थे, तो जितना सारा इस्टेब्लिश एरिया था, उन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने जो कंपेनियंस थे, उनके जो स्लेव्स थे, उनको हैंड ओवर कर दिया। तो मोहम्मद गौरी ने डिसाइड किया कि वो इंडिया को छोड़ के अपने राज्य, अपने देश जाएंगे। लेकिन जाने से पहले इतना बड़ा राज्य जो उनके अंडर में आया था, वो किससे दे के जाएंगे? तो उन्होंने अपने जो गुलाम थे, जो बहुत ज़्यादा करीब थे, उन्हीं गुलाम में से एक गुलाम को उन्होंने दे दिया। और इसी तरह से जो थे तुगलक डायनेस्टी का जन्म हुआ। और इसी तुगलक डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी के नाम से कहा जाता है, स्लेव डायनेस्टी या फिर दिल्ली सल्तनत। जो आप पढ़ोगे तो दिल्ली सल्तनत, इसे दिल्ली सल्तनत या फिर स्लेव डायनेस्टी के नाम से
तो ये शुरुआत किसने की? मोहम्मद गौरी ने अपना पूरा जो कनकर किया था, उन्होंने पृथ्वीराज से भी लिया था जो एरिया, सभी एरिया अपने स्लेव्स को, टर्किश को दे के गए थे। ठीक है, तो इसी तरह से ये इनका राज्य शुरू हुआ था। दिल्ली सल्तनत की राज्य शुरू हुई थी। लेकिन उससे पहले वी विल मूव अगेन टू द बैक। उससे ये तो बाद में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे चोला डायनेस्टी, जो इंडिया में साउथर्न एरिया में वो रूल कर रहे थे। तो ये भी जो था बहुत पावरफुल किंगडम थे चोला डायनेस्टी के अंदर। और इसका जो फाउंडर था तमिलनाडु एंड कर्नाटक एरिया में करिकला जो थे, ही इज़ अ फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी। तो रूलर ये शुरुआत इन्होंने किया था करिकला ने। ठीक है, फिर हमने देखा कि करिकला जो थे ये तो पावरफुल थे, लेकिन उनके बाद जो भी चोला में रूलर्स बने वो उतना ज़्यादा उनकी जो कैपेबिलिटी इतनी नहीं थी, इस तरह से फेडेड, मतलब वो उसकी जो कमी दिख रही थी वो कम हो रहा था। उनका जो प्रॉस्पेरस था या फिर उनका जो नाम रोशन नाम थी वो ख़त्म हो रही थी धीरे धीरे। तो इसी तरह से बाद में इसको वापस किसने ज़िंदा किया, जिसने वापस इसको एज अ पावरफुल किंगडम खड़ा किया, वो था विजयवाला। तो इसी तरह से चोला डायनेस्टी में अगर देखा जाए ना तो किसने फाउंड किया सही मायने में, तो वो था विजयवाला। ठीक है, दो देखा जाए तो रियल में करिकला ने किया था, लेकिन करिकला के बाद ये डायनेस्टी एकदम नीचे चला गया। इसे वापस कौन लेके आया? विजयवाला लेके आया, इसीलिए इसको विजयवाला के नाम से भी कहा जाता है। फिर इन्होंने अपना कैपिटल बनाया तंजौर में, और इन्होंने रूल किया 870 तक। और इसके साथ साथ इसके राज में विजयवाला के जो रूलर्स उसके बाद जो सक्सेसर आए वो भी बहुत अच्छे थे। जैसे यहाँ पे राजा फर्स्ट एंड हिज सन राजेंद्र फर्स्ट, ये भी पावरफुल। तो विजयवाला के जैसे ही उसके जो पूर्व, उसके बाद वाले उनके जो पुत्र, फिर उनके पुत्र जो है वो भी वैसे पावरफुल रूलर्स थे। तो अब हम डिस्कस करेंगे राजा फर्स्ट। तो राजा फर्स्ट कहा गया स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट रूलर था, उसकी मिलिट्री स्किल भी बहुत अच्छी थी। और ये कनकर, इन्होंने भी आसपास की एरिया को उन्होंने कनकर किया और अपना एरिया बढ़ाया। इन्होंने चेरा डायनेस्टी के रूलर्स को हराया था और उनका एरिया मदुरै अपने अंडर में ले लिया। फिर डेक्कन में जो थे चालुक्य, उनको भी उन्होंने हराया था और उनका एरिया भी उन्होंने अपने अंडर मर्ज कर लिया। फिर अंडर राजा फर्स्ट कहा गया चोला एम्पायर जो था एक स्ट्रॉन्ग नेवी बनाया था, और जो जिसके कारण चोला ने अपने आसपास की एरिया, इवन श्रीलंका को भी उन्होंने अपने अंडर में ला लिया था। तो क्योंकि इसने अपनी नेवी बनाई थी, तो सोचो नेवी क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो हमारा एरिया है ये पेनिनसुला एरिया वाला, तो इस एरिया में थे चोला डायनेस्टी। तो यहाँ पे जो था ये तीनों साइड में क्या है, वाटर है ना, और नीचे श्रीलंका है। तो इनको श्रीलंका चाहे तो वो भी इनके ऊपर आक्रमण कर सकता था। तो इसी तरह से इस पानी में रह के कोई भी इजीली एंटर कर सकता है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्ट्रॉन्ग नेवी बनाई ताकि वो बाहर से जो भी आक्रमण करे उससे बच सके और वो बाकियों के ऊपर नज़र भी रख सके। तो इसी तरह से उन्होंने कहा गया श्रीलंका को भी अपना राज्य उनके अंदर मर्ज किया, उनको कैप्चर किया। दिस रीजन बिकम अ चोला प्रोविंसेस एंड वाज नेम एज मुम्बदी चोला मंडलम। तो इसी तरह से जब उसने श्रीलंका को अपना अंडर में एनेक्स किया, मर्ज किया, कब्जा में ले लिया, तो उसी तरह से चोला प्रोविंसेस जो था रीजन्स बड़ा हुआ, उसको नाम दिया मुम्बदी चोला मंडलम। साथ साथ इन्होंने शिव टेम्पल्स बनाया था राजराजेश्वर टेम्पल के नाम पे, इसे नाम दिया गया था बृहदेश्वर टेम्पल्स भी। इसको राजा राजेश्वर टेम्पल से भी कहा जाता है या फिर बृहदेश्वर टेम्पल्स के नाम से भी कहा जाता है। और ये कहाँ बनाया गया, तंजौर में। द वॉल ऑफ द टेम्पल वॉज इनग्रेव्ड विथ हिज अकम्प्लिशमेंट। तो जो मंदिर की जो वॉल है उनमें जो लिखा गया है वो खुद उनके सामने किस तरह से क्या करवाना था ये करवाया गया है। ये रहा पिक्चर ऑफ बृहदेश्वर टेम्पल या फिर राजा राजेश्वर टेम्पल के नाम से। ठीक है, फिर राजा के बाद कौन आया, राजा फर्स्ट के बाद राजेंद्र, उनका बेटा आया राजेंद्र भी जो थे बहुत ज़्यादा ही वॉज ऑल्सो गुड, अपने पिता के जैसे इन्होंने भी नाम बहुत रोशन किया। ये भी बहुत ज़्यादा मिलिट्री पावर्स में, स्किल में बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। साथ साथ
इन्होंने भी स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई थी, स्ट्रॉन्ग नेवी थी इनकी भी, जिसके कारण इन्होंने भी श्रीलंका के ऊपर अपना कंट्रोल बना के रखा था। फिर इन्होंने और किसको डिफीट किया, पाला डायनेस्टी को डिफीट किया, जो बंगाल में रूलर थे महिपाला। आफ्टर क्रॉसिंग द रिवर गंगा, तो पाला डायनेस्टी में जो महिपाला था रूलर, उनको उन्होंने हराया। और फिर मतलब नीचे साउथ से कहाँ गए, वो एकदम नॉर्थ तक पहुँच गए, गंगा रिवर के आसपास एरिया में पहुँच गए नीचे से। तो सोचो इतना बड़ा एरिया को क्रॉस करते हुए, यहाँ से आते हुए, गंगा रिवर इधर है इस साइड से, तो ये इतना बड़ा एरिया, यहाँ से जाते हुए इतना बड़ा एरिया, तो ये गंगा रिवर का पूरा एरिया आ गया। तो इसी तरह से इनको दे दिया नाम। तो इन्होंने पहले ये रहा बंगाल में जो राजा था पाला, महिपाला, उनको हराया। फिर उसको हराने के बाद कहाँ गया, वो गंगा रिवर के आसपास एरिया, वो भी उन्होंने कैप्चर किया। तो इसी तरह से इनको नाम दे दिया गया कि वो गंगा रिवर तक उनका राज्य बढ़ गया, तो उसको नाम दिया गंगई कोंदा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, गंगा रिवर एरिया तक उन्होंने कॉन्कर किया, कब्जा किया। तो इसकी विक्ट्री को यादगार बनाने के लिए कि इसने ये इतनी बड़ी जीत हासिल की है, तो उस तरह से इन्होंने ही लेड द फाउंडेशन, इसने एक नई सिटी बनाई, उसका नाम रखा था गंगई कोंदा चोलापुरम, ये नाम रखा उन्होंने उस सिटी का, ठीक है। अब ये रहा टेम्पल्स ऑफ चोला, इस तरह से ये टेम्पल्स है। उस समय उन्होंने बहुत सारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स जो थे चोला डायनेस्टी के समय में बहुत कुछ बनाया गया। ये देखो इंस्क्रिप्शन है बृहदेश्वर टेम्पल्स में, जो मंदिर थे उसकी दीवारों पे इस तरह से लिखी गई है, पत्थरों में काट के लिखी गई है ये लैंग्वेज। मोस्टली उस समय जो था लैंग्वेज होती थी संस्कृत मेनली होती थी, संस्कृत या फिर कन्नड़ा लैंग्वेज, उनके खुद की लैंग्वेज जो होती थी। तो यहाँ पे कहा गया चोला इंस्क्रिप्शन आर द मेन सोर्स, जो भी हमें मिला, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे वो उनके बारे में पता कैसे कर पाए, क्योंकि ये अगर मंदिरों में जो लिखा हुआ था, जो मंदिरों में लिखा गया था, ये आज भी वैसे ही है। तो ये बहुत बड़ा सोर्स था हिस्ट्री के लिए, जिसके कारण हमारे लिए इजी हो गया हमारे हिस्टोरियंस को इसके बारे में पता करना, उसके बारे में पूरा का पूरा इसकी हिस्ट्री पता करने के लिए। तो इस तरह से उन्होंने मंदिरों में कर्व करके, पत्थरों में कर्व करके, कॉपर प्लेट्स, बर्तन, उन सब में जो चीज़ उसके बारे में डिटेल्स कि किस तरह से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन किया, क्या क्या ग्रांट्स, किसको कितना वो दान पुण्य करते थे, डोनेशन कितना था, कितना वो टैक्स लेते थे, ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ था। साथ में उसी में इंस्क्रिप्शन में मिलिट्री अचीवमेंट, उन्होंने कितनी लड़ाई जीती, कितनी इसको सक्सेस मिली, जो गांव थे वो किस तरह से था, तो इस तरह से सब कुछ उन्होंने उसमें जो भी इंस्क्रिप्शन था उसके मेंशन किया गया। गांव में जो असेंबली होती थी, जो सभा होती थी, फिर ट्रेड गिल्ड जो बिजनेसमैन होते थे, नया बिजनेस जो रूल्स एंड रेगुलेशन होता बिजनेस में, इसको ट्रेड गिल्ड के नाम से। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ज़मीन, किसको जिसके पास ज़मीन नहीं है इसको ज़मीन देना, तो वो ग्रांट करना, मेनली ज़मींदार मतलब जो ब्राह्मण्स को होते थे वो भी ब्राह्मण्स को ग्रांट, ब्राह्मण्स को जो वो ग्रांट करते थे, लैंड ग्रांट, मतलब वो दान पुण्य नहीं देकर उनको ज़मीन दे दिया गया। तो इसी तरह से ये चीज़ों के बारे में पता चला किसके थ्रू, उसकी जो लिखी हुई इंस्क्रिप्शन थी। जैसे मैंने कहा पहले कि इंस्क्रिप्शन जो मेनली किस में होती थी, संस्कृत में होती थी मेनली, ये मेनली वो लोग ये लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ किया जाता था उस समय। तो इस तरह से उनके बारे में बहुत कुछ डिटेल्स में पता चला। इंस्क्रिप्शंस में इवन मैंने टेम्पल्स, चोला टेम्पल्स, कब से कौन रूलर्स कितने समय तक रूल किया, इस तरह से उनके बारे में, बृहदेश्वर टेम्पल्स एंड द गंगईकोंडा चोलापुरम, जो आर्किटेक्चर्स जो फीट्स मिली, जो सिटी बनाया गया था, उसके बाद ब्रोंज की स्कल्पचर्स में जो मूर्ति बनी, नटराज की मूर्ति भी है ब्रोंज की, वो भी उसी समय की है। तो ये चीज़ें जिस तरह से सोर्सेज जो थे इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट को, और इससे वो कलेक्टिव करते गए और इस तरह से उनको जो है एक पूरा का पूरा जो है हिस्ट्री जो है चोला डायनेस्टी की पूरा समझ में आया। उनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी, कौन से कैसे वो पूजा, कौन से भगवान को मानते थे, सोशल लाइफ कैसा था, कल्चर कैसा था, इस तरह से सबको सेटअप। तो अब हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की, वो राज्य को जो चलाते थे तो उसको कितने भाग में डिवाइड किया और किस तरह से रूल करते थे। तो जो किंग था वो हेड था, फिर किंग अकेला काम नहीं करेगा तो मिनिस्टर के साथ करेगा, तो इसी तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे।
तो उन्होंने सबसे पहले डिवाइड किया, इंफॉर्मेशन अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया कि सारे लोग अलग अलग काम करके सब एरिया को वो सारे तो इसी तरह से वो सारे एरिया को इजीली वो कंट्रोल कर सकेंगे। इसके लिए उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट बना लिया। तो इसी तरह से देयर आर वेरियस नंबर्स अदर ऑफिसर्स सच एज पेनुनदरम जो ऑफिसर्स है, सीतुररम, सीरुतरम लॉ ऑफिसर्स है। तो अलग अलग पेड थ्रू लैंड, तो इनको पेमेंट किस तरह से करते थे, उनको ज़मीन दे दिया गया ताकि वो ज़मीन से जो एग्रीकल्चर होगा, जो टैक्स होगा वो खुद कलेक्ट करेंगे, किंग उनको पेमेंट नहीं करेंगे डायरेक्टली। चोला किंग को डिवाइड किया स्टेट में, प्रोविंसेस मतलब स्टेट्स, ठीक है। तो प्रोविंसेस का मतलब स्टेट। तो जो राज्य था, जो उनका कंट्री था, जो राज्य चोला किंगडम था, उनको उसने डिवाइड किया प्रोविंसेस में और उसे उनके लैंग्वेज में मंडलम बोला गया। फिर इसी तरह से देव्या, तो मंडलम को देखने के लिए गवर्नर को अपॉइंट किया गया और गवर्नर कौन होगा, खुद उसकी फैमिली मेम्बर से, रॉयल जो बिलोंग करते रॉयल फैमिली से, भले उनका बेटा हो जो भी हो, उनको वो अपॉइंट करेंगे। फिर मंडलम को वापस डिवाइड किया, मतलब मंडलम अगर स्टेट हो गया तो स्टेट में डिस्ट्रिक्ट होती है, तो इस तरह से वो डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया। तो उसको नाम क्या दिया, डिस्ट्रिक्ट जो आज हम बोलते हैं, लेकिन उससे पहले उनको नाम दिया था वलनाडु। तो डिस्ट्रिक्ट को नाम दिया वलनाडु। फिर वापस डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, गांव भी होती है, तो गांव को नाम दिया नादू और ग्रुप ऑफ विलेज वाज कॉल्ड वन नादू। और ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया नादू में और ग्रुप ऑफ विलेज को एक साथ मिला दिया, तो उसको नाम दिया वन नादू। तो इसी तरह से एग्रीकल्चर जो था गांव में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, उनका मेन ऑक्यूपेशन था। तो ग्रुप ऑफ विलेजेस, तो ग्रुप ऑफ विलेजेस को कंसिडर कर दिया वेलुलर्स और पीजेंट फार्मर्स, तो जो काम करते थे किसमें, एग्रीकल्चर के अंदर, तो वेलालास या फिर पीजेंट। तो इसी तरह से कहा गया कि अर्लियर जो था चोला पीरियड था, वो लैंड ग्रांट करते थे। दे वुड गिव लैंड टू ब्राह्मण, जैसे मैंने पहले डिस्कस कर दिया, वो ब्राह्मण्स को देते थे, टेम्पल्स को देते थे, वो दानपुण्य इस तरह से लैंड को ही वो ग्रांट कर दिया। सो द टाइप ऑफ लैंड ग्रांट वर नोन एज ब्राह्मा दिया। तो उन्होंने जो ब्राह्मण को दिया तो इसलिए ब्राह्मा दिया एज ए लैंड। दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन वाई लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट कम अप इन साउथ इंडिया। तो इसी तरह से देखा गया कि साउथ इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो ब्राह्मण से ज़मीन उनके पास है, क्योंकि ये बहुत पहले से ही लोग जो थे ब्राह्मण को दान पुण्य करते थे। फिर आता है कि टू टाइप ऑफ असेंबली था, एक तो सभा था और एक दूसरा उड़ था। तो द ब्राह्मण फॉर्म द सभा वाइल द रेस्ट ऑफ द नॉन ब्राह्मण जो थे पॉपुलेशन फॉर्म बाय द उड़। तो इस तरह से जो ब्राह्मण थे वो अपने सभा को देखते थे और जो नॉन ब्राह्मण थे वो अपनी सभा बनाया था उड़ करके, ठीक है। तो इस तरह से देयर टू टाइप ऑफ सभा और उनकी प्रॉब्लम्स को वो लोग खुद सॉल्व करते थे, अगर नहीं होता था तब वो राजा के पास जाते। फिर आता नगारम वॉज अनदर ग्रुप जो वो ट्रेड एंड मर्चेंट, जो व्यापार होते थे उसको बना दिया गया नाम नगरम। तो इनका मतलब नगरम का मतलब जो व्यापारी है वो। फिर कहा गया थ्री टाइप ऑफ असेंबलीज, द सभा, उड़ एंड नगरम, क्योंकि नगरम का खुद का भी अपना तो बिजनेस है, तो ये खुद तो अपना सभा बनाएंगे, इनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। हैव बीन फाउंडेड इन द इंस्क्रिप्शंस, तो इनके बारे में ही पता चला क्योंकि एक इंस्क्रिप्शन लिखी गई थी पत्थरों के थ्रू, और ये था उत्तरा मेरज, इसमें लिखा गया था इसके बारे में। ना एग्रीगेशन मतलब एग्रीकल्चर, इसका मतलब क्या हुआ, एग्रीकल्चर, ठीक है ना, एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे चोला में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुए, क्यों, क्योंकि उनको पता था कि अगर लोगों को, किसानों में अगर उनके पास ज़मीन है और वो ज़मीन को अच्छा सा यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, तो अच्छा सा इनपुट होगा तो वो बेचेंगे तो उनको भी पैसा होगा, फिर वो टैक्स भी देंगे, टैक्स देंगे तो राजा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरह से उन्होंने, राजा ने भी ध्यान दिया किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, कि उनको जो है फार्मर्स जो है उनको पानी सही से मिले। तो इन्होंने डैम भी बनाया, कैनल्स भी बनाई, चोला पीरियड में ये चीज़ें देखी गई। तो लैंड रेवेन्यू वॉज एन इम्पॉर्टेंट,
क्योंकि किंग को पैसा चाहिए, टैक्स चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगा? जब कोई भी रेवेन्यू देंगे, मीन्स टैक्स देंगे, तभी जाके चोला के पास, राजा के पास पैसा आएगा, इनकम आएगा। तो कहा गया द स्टेट शेयर्स वॉज फिक्स टू बी 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस, कि जितना भी आप एग्रीकल्चर हो रहा है तो वह उतना ही एग्रीकल्चर का 1/3 जो है वो आप राजा को दोगे। फिर प्रैक्टिस सर्वे की जाती थी ज़मीन, कि ज़मीन सही है, ख़राब है, तो उसको किस तरह से अच्छा उपजाऊ बना सके, उसकी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सके। और उसके बाद अबाउट, तो जिसकी ज़मीन उतनी अच्छी नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छा प्रोडक्शन नहीं है, तो उसकी जो टैक्स थी वो कम हो जाती थी। तो इसी तरह से जो राजा था उस चीज़ों को देखने के बाद ही डिसाइड करता था। एग्रीकल्चर वॉज मेन ऑक्यूपेशंस। तो इसी तरह से अटेंशन, पूरा देखभाल जो था कि वो देखे पानी की कमी नहीं हो, इरिगेशन अच्छा से होना चाहिए। असेंबली होती थी, रिस्पॉन्सिबल देखते थे कि किसको क्या प्रॉब्लम हो रही नहीं हो रही है। कंस्ट्रक्शन बनाया जाता था, मेंटेनिंग वाटर, कि पानी जो है अगर सूखा हो गया तो फिर क्या करेंगे, पूरा फसल ख़राब हो जाएगा। तो उन्होंने टैंक बनाना शुरू किया और रेन वाटर को कलेक्ट करना शुरू किया। मतलब सोचो तब, आज तो लोग सोचते हैं, लेकिन उस समय लोगों ने पानी को कलेक्ट करना शुरू किया, रेन वाटर। किसके थ्रू? डैम बनाया, टैंक्स बनाई, कैनल्स बनाई, और ये सब कुछ देखा गया चोला पीरियड में। और ये रिवर कावेरी में बनाया गया। तो इसी तरह चोला रूलर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर विच दिस सॉ ग्रेजुअल डिक्लाइन। लेकिन इतना अच्छा होने के बाद धीरे धीरे देखा गया कि वो फिर उसकी जो थी डिस्ट्रक्शन होने लगी, धीरे धीरे वो ख़त्म, उनकी पावर जो थी कमज़ोर होने लगी। क्योंकि इसके बाद जो भी रूलर्स आया वो इतना ज़्यादा, जैसे हमने करिकला के बाद देखा विजयला, करिकला के बाद जो आया वो इतना पावरफुल नहीं था। फिर विजयला जो थे, विजयला ने उसके बाद अपने किंगडम्स को बढ़ाया। फिर राजा राजेश्वरा, फिर राजेंद्र। तो इसी तरह से हमने देखा कि बाद में जो फिर रूलर्स आए वो इतने अच्छे नहीं थे, और धीरे धीरे फिर चोला किंगडम्स को किसने हराया? पांड्याज ने। फिर चोला डायनेस्टी टोटली एंड कब हो गई? 1279 में। हावेवर देयर लेगेंसी एंड ग्रेन्यूल्स वे स्टिल विजिबल, कि वो जो उनकी आर्किटेक्चर्स है, जो मंदिर जो बनाई उन्होंने जितनी सारी, वो आज भी विजिबल है। और वो बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंस आर्किटेक्चर एग्जाम्पल है कि उस समय की चीज़ें बनी हुई आज भी उतनी ही अच्छी, उतनी ही सुंदर और वैसी ही दिखती है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर्स ऑफ द चोला पीरियड। तो हमारा चैप्टर्स एंड हो गया है। कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स को अपलोड करेंगे। उससे पहले आप चैप्टर्स को अच्छे से रीड आउट करें, 2-3 बार समझने की कोशिश करें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स अपलोड करेंगे। उसके बाद वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर्स। टिल देन टेक केयर।